हेलो स्टूडेंट्स, लेबर लॉ की इस क्लास में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। लेबर लॉ के ऊपर आज हम देखेंगे 25वां वीडियो लेक्चर और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के ऊपर दूसरा वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत है। सबसे पहले देखते हैं व्यवसाय संघ अधिनियम का परिचय। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 इसका संक्षिप्त नाम है और यह 1926 के अधिनियम संख्या 16 पर रजिस्टर्ड है। 25 मार्च 1926 से यह लागू हुआ है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने के लिए और रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों से संबंधित विधि को कतिपय विषयों में परिभाषित करने के लिए अधिनियम, यानी इसके दो उद्देश्य है। पहला, जो व्यवसाय संघ रजिस्टर्ड नहीं है उनके रजिस्ट्रीकरण करने की व्यवस्था करना, यानी रजिस्ट्रीकरण का उपबंध इसमें किया गया है। और रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अगर कोई है तो उनसे संबंधित कई विषय ऐसे हैं जो परिभाषित नहीं है, उनको परिभाषित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। फिर से सुने, दो उद्देश्य है इसके। व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रेशन करना और व्यवसाय संघों के अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उससे संबंधित कुछ विषयों को परिभाषित करना। व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करना और रजिस्ट्रीगत व्यवसाय संबंधों से संबंधित विधि को कतिपय विषयों में परिभाषित करना समीचीन है। और ऐसा सोचा गया, ये तो उसके कारण थे, और सोचा गया कि हाँ, उपबंध करना है और कुछ विषयों को परिभाषित करना है, इसलिए एतद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। इसीलिए इसे हियर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज, इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो ये अधिनियम की भाषा प्राय आपको देखने में मिलती है कि ये उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया, यानी जो उद्देश्य थे उन्हीं की पूर्ति के लिए अधिनियम बनाया गया। तो उद्देश्य कुल मिला के दो आते हैं: बिना रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से संबंधित विषयों को स्पष्ट करना। अब देखते हैं सबसे पहले धारा 1 से। यह प्रारंभिक विषय है, प्रारंभिक विषय धारा 1 ही है, तो यहीं से शुरू करते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 कहा जा सकेगा और इंग्लिश में दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को हम इसमें पढ़ेंगे। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। भारत में सभी जगह, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कोई दूसरा राज्य हो, सभी जगह इसका विस्तार है। और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। शुरुआत करेंगे परिभाषाओं से। परिभाषाएं सबसे पहले यह दिया गया है कि इस अधिनियम में समुचित सरकार शब्द कहीं आता है तो उसका क्या अर्थ होगा वह दिया गया है। समुचित सरकार से ऐसे व्यवसाय संघों के संबंध में जिसका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, केंद्रीय सरकार और अन्य व्यवसाय संघों के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है, और जब तक कि विषय संदर्भ में कोई बात विरुद्ध ना हो। दूसरे शब्दों में हम इसको और सरल शब्दों में करें तो सामान्यतः व्यवसाय संघों में समुचित सरकार का मतलब राज्य सरकार ही है। लेकिन अगर कोई व्यवसाय संघ या ट्रेड यूनियन ऐसा बना हुआ है जो एक राज्य तक सीमित नहीं है, तब ऐसी स्थिति में समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार होगा। सामान्यतः ट्रेड यूनियन का मतलब होता है उसमें समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर कोई ट्रेड यूनियन ऐसी है कि उसका काम एक राज्य तक सीमित नहीं है, तब ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार समुचित सरकार मानी जाएगी। लेकिन यह नियम एकदम कठोरता से पालन होने योग्य नहीं है। यह जल विभाजक की तरह है इसमें नियम, यानी कि यह थोड़ा लचीला है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है
कि एक ही स्टेट का मामला है, लेकिन वो इतना विशेष महत्वपूर्ण मामला है या ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग है कि वो केंद्र सरकार से संबंधित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार केंद्र सरकार भी हो सकती है। जैसे कोई टकसाल है, वहां पे काम करने वाले हैं, तो टकसाल है, नोट छापने की प्रेस है या इस तरह का कोई कार्य है, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा ही कोई और विषय भी हो सकता है जिसमें केवल एक ही राज्य में होने के बावजूद समुचित सरकार को, केंद्र सरकार को माना गया है। तो कहने का मतलब यह है कि समुचित सरकार की यह परिभाषा एक जल विभाजक की तरह है, एकदम जो जमीन के ऊपर लाइन खींची जाती है, ऐसी लाइन नहीं है। सामान्य तौर पर नियम है कि राज्य सरकार को ही समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा। अन्य परिस्थितियों के अंदर केंद्र सरकार को समुचित सरकार माना जा सकता है। अब इसकी परिभाषाओं में देखते हैं आगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव से वह निकाय, उसका नाम चाहे कोई भी हो, अभिप्रेत है जिससे किसी व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंधन न्यस्त किया गया है। यानी कि ऐसी कोई बॉडी, उसका नाम चाहे कुछ भी रख ले, जरूर नहीं कि कार्यपालिका नाम रखा गया हो, उसका नाम भले ही मैनेजमेंट कमेटी रख दिया गया हो, उसका नाम चाहे कुछ और रख दिया गया हो, वह कार्यपालिका हो सकेगी अगर उसे ट्रेड यूनियन के कार्यकलाप का मैनेजमेंट एंट्रस्टेड कर दिया गया हो, यानी कि न्यस्त कर दिया गया हो। अब देखते हैं पदाधिकारी की परिभाषा, जो धारा 2 ख में दी गई है। अधिकारी को हम बोलते हैं ऑफिसर और पदाधिकारी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफिस बियरर। तो पदाधिकारी के अंतर्गत व्यवसाय संघ की दशा में उसकी कार्यपालिका का कोई सदस्य आता है, किंतु इसके अंतर्गत संपरीक्षक नहीं आता है। संपरीक्षक जिसको ऑडिटर बोलते हैं, यानी कि जो ऑडिट करने के लिए जो अधिकारी आता है, उसको छोड़कर ट्रेड यूनियन का कोई भी पदाधिकारी है, वह चाहे किसी भी पद को धारण करने वाला है, कोई भी ट्रेड यूनियन का सदस्य, ट्रेड यूनियन की कार्यपालिका का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में वह सभी व्यक्ति पदाधिकारी कहलाए जाएंगे। ध्यान रखना, ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का सदस्य होना चाहिए। केवल ट्रेड यूनियन का सदस्य होना पर्याप्त नहीं है, ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य को पदाधिकारी यानी ऑफिस बियरर कहा जाएगा। विहित यानी कि बताए गए, जिसको हम बोलते हैं विहित, से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है, यानी इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं उनसे विहित हो। रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी व्यवसाय संघ का वह कार्यालय अभिप्रेत है जो उसके प्रधान कार्यालय के रूप में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। व्यवसाय संघ की कई सारी शाखाएं हो सकती है, जो एक ही राज्य तक सीमित हो सकती है, एक से अधिक राज्यों तक भी विस्तृत हो सकती है। लेकिन उस व्यवसाय संघ या ट्रेड यूनियन का जो प्रधान कार्यालय होगा, जो उसका प्रमुख ऑफिस होगा, उसी को, या उसका जो हेड ऑफिस होगा, उसको रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कहा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहा जाएगा। किसको? जो ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस है। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की परिभाषा देखते हैं धारा 2 है, यानी कि सेक्शन 2E के अंदर। इसमें लिखा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है, यानी ऐसा ट्रेड यूनियन जिसका इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो गया है, वह ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन कहलाई जाएगी। अब देखते हैं रजिस्ट्रार की परिभाषा। रजिस्ट्रार जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करता है। समुचित सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रार और इसके अंतर्गत व्यवसाय संघों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार आता है, तथा किसी व्यवसाय संघ के संबंध में वह रजिस्ट्रार जो उस राज्य के लिए नियुक्त किया गया हो जिसमें व्यवसाय संघ का यथास्थिति प्रधान कार्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।
तो जब भी कभी हम रजिस्ट्रार शब्द देखेंगे तो रजिस्ट्रार के अंतर्गत सेक्शन 3 धारा 3 के अधीन नियुक्त, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो एडिशनल रजिस्ट्रार हो या वो डिप्टी रजिस्ट्रार हो, जिसे ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया है, सभी रजिस्ट्रार इस परिभाषा में आ जाते हैं। यानी रजिस्ट्रीकृत रजिस्ट्रार में एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार भी इंक्लूड है, यानी कि सम्मिलित है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है। ऐसे सभी जिन्हें धारा 3 के अंतर्गत व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी के साथ यह भी लिखा गया है कि किसी व्यवसाय संघ के संबंध में वह रजिस्ट्रार जो उस राज्य के लिए नियुक्त किया गया हो जिसमें व्यवसाय संघ का यथास्थिति प्रधान कार्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक राज्य के लिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया जाता है और उसका काम क्या होता है कि कोई भी ट्रेड यूनियन हो उनका वो रजिस्ट्रेशन करे, चाहे वहां ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस हो या कोई ब्रांच ऑफिस हो, कोई शाखा हो, तो सबका जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो अधिकारी है वह रजिस्ट्रार कहलाएगा इस धारा के अंतर्गत, यानी कि धारा 2(च) या इंग्लिश में सेक्शन 2(f) के अंतर्गत रजिस्ट्रार कहलाएगा। अब देखते हैं व्यवसाय विवाद की परिभाषा, जो धारा 2(6) में दी गई है, सेक्शन 2(g). व्यवसाय विवाद से नियोजकों और कर्मकारों के बीच का या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजक के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त हो और कर्मकारों में वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत हो जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हो, चाहे वे उस नियोजक के नियोजन में हो या न हो, जिसके साथ व्यवसाय विवाद उद्भूत होता है। यह परिभाषा काफी बड़ी लगती है और सुनने में काफी कठिन लगती है, लेकिन अगर इसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो यह परिभाषा काफी सरल हो जाती है। सबसे पहले बताया है कि व्यवसाय विवाद किन के बीच में हो सकता है। ट्रेड डिस्प्यूट किन व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। यह नियोजकों और कर्मकारों के बीच हो सकता है, यह कर्मकारों के बीच में हो सकता है, या नियोजकों और नियोजकों के बीच का हो सकता है। तो सबसे पहले भाग में इसमें यह बताया गया है कि विवाद किन के बीच में हो सकता है। नियोजक और कर्मकारों के बीच में, यानी कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो सकता है। दूसरा, कर्मकारों और कर्मकारों के बीच में, यानी कि वर्कमैन और बिटवीन द वर्कमैन एंड वर्कमैन। और तीसरे भाग में यह बताया गया है कि नियोजकों और नियोजकों के बीच में भी हो सकता है, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। इस तरह का कोई ट्रेड डिस्प्यूट या व्यवसाय विवाद हो सकता है तीन व्यक्तियों के बीच में। अब आगे इसका स्वरूप बताया गया है। जो किसी व्यक्तियों के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त हो। विवाद ऐसा हो जो तीन परिस्थितियों से जुड़ा हो, या तो नियोजन या अनियोजन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से, नॉन एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ हो। नियोजन यानी कि काम जो परिस्थिति है, काम की परिस्थिति है उसके दौरान, या अनियोजन काम नहीं किया उससे संबंधित हो। नियोजन या अनियोजन से संबंधित हो या उससे जुड़ा हुआ हो विवाद, या नियोजनों के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त यानी कि कनेक्टेड हो। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं टर्म्स और कंडीशन जो है नियोजन की, उनसे संबंधित कोई विवाद है तो वह भी व्यवसाय विवाद या ट्रेड यूनियन हो सकता है। ये दूसरे भाग में बताया गया है। फिर से देखते हैं दूसरे भाग में क्या बताया गया है। ट्रेड यूनियन ऐसा है, ट्रेड डिस्प्यूट ऐसा होना चाहिए, यानी विवाद ऐसा होना चाहिए या तो जो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, या टर्म और कंडीशन से संबंधित हो, तो हम उसको ट्रेड डिस्प्यूट या व्यवसाय विवाद कह सकेंगे। आगे और क्या लिखा है वो भी देखते हैं। तीसरा भाग, और कर्मकारों से वे सभी व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हो, चाहे वे उस नियोजक के नियोजन में हो या न हो, जिसके साथ व्यवसाय विवाद उद्भूत हुआ हो। कर्मकार किसे कहा गया है इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, वो भी देख लें।
कर्मकारों में सभी व्यक्ति आते हैं जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित किए गए, यानी नौकरी पा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट हो, जिनका किसी व्यवसाय या उद्योग में, चाहे वे उस नियोजक के नियोजन में हो या न हो, जिसके साथ व्यवसाय विवाद उद्भूत हुआ हो, उस नियोजक के नियोजन में हो या नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन में एक मालिक के साथ विवाद होता है, लेकिन उसे सभी मालिकों के साथ विवाद मान लिया जाता है, या किसी एक मालिकों के एक व्यक्ति के साथ, मालिक वर्ग में से किसी एक व्यक्ति के साथ विवाद हो, और व्यवसाय विवाद ट्रेड डिस्प्यूट किसी दूसरे नियोजक के साथ भी हो सकता है। यानी कि नियोजन किसी एक मालिक के अंतर्गत है और विवाद किसी दूसरे मालिक के द्वारा के साथ में हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है। तो तीसरे भाग को एक बार फिर से देखते हैं। कुल मिला के कर्मकार ऐसा होना चाहिए जो व्यवसाय या उद्योग में नियोजित हो, भले ही विवादित नियोजक के साथ हो या न हो, लेकिन किसी न किसी नियोजन में होना चाहिए। ये केस आता है इसमें M.L. गर्ग बनाम श्रम न्यायालय, मेरठ का है, 1970 का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यवसाय संघ को तब तक उत्पन्न हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि दूसरे पक्षकार को उस संबंध में विचार व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो। एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को नोटिस दिया और अपना जो विवाद था या अपना पक्ष था रखते ही व्यवसाय विवाद नहीं बना, ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बना। वो डिस्प्यूट तब बनेगा जब दूसरे पक्षकार ने उस पर विचार ना किया हो या जवाब ऐसा दिया हो जिससे पहला पक्षकार संतुष्ट ना हो, तभी वो व्यवसाय विवाद बनता है, तभी वह ट्रेड डिस्प्यूट बनता है। अब देखते हैं व्यवसाय संघ की परिभाषा, जो धारा 2J यानी कि सेक्शन 2H में बताई गई है। ट्रेड यूनियन का मतलब है कोई भी अस्थायी या स्थायी समुच्चय, यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो चाहे टेम्परेरी बना हो या परमानेंट बना हो, जिसका उद्देश्य क्या है, 3 परिस्थितियां दी गई है, इनके संबंधों को विनियमित करना, रेगुलेट करना। किनके संबंध, कर्मकारों और नियोजकों के बीच का संबंध को रेगुलेट करने के लिए भी हो सकती है ट्रेड यूनियन। कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के संबंध को रेगुलेट करने के लिए भी ट्रेड यूनियन बनाई जा सकती है, और नियोजकों के बीच के संबंध को विनियमित करना यानी रेगुलेट करने के लिए भी ट्रेड यूनियन हो सकती है। इनके विनियमित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निर्बंधात्मक शर्तें अधिरोपित करने के लिए प्रथमतः बनाए गए हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इसको बनाने का या फॉर्म करने का, व्यवसाय या कारोबार का जो संचालन है उसमें निर्बंधात्मक शर्तें अधिरोपित करना, कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, इंपोजिव रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन यानी प्रतिबंध वाली कह सकते हैं, निर्बंध लगाती है या प्रतिबंध लगाने वाली कुछ शर्तें अधिरोपित करने के लिए व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ बनाया जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, आपस में संबंधों को विनियमित करने के साथ साथ व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर कुछ प्रतिबंध लगाना। और जब हम व्यवसाय संघ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ तो आता ही है, और 2 या अधिक व्यवसाय संघों ने मिलकर अगर कोई परिसंघ बनाया है तो वह परिसंघ या वो फेडरेशन भी व्यवसाय संघ ही कहलाएगा। अब इससे संबंधित कुछ केस देखते हैं जो ट्रेड यूनियन से संबंधित है। परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी बनाम लंदन थिएटर ऑफ वैरायटीज, 1959। इसके अंतर्गत ऐसा था कि कॉपीराइट को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लेखकों, प्रकाशकों और नियोजकों द्वारा संगीत के क्षेत्र में एक सोसाइटी का गठन किया गया। इस सोसाइटी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने व्यवसाय संघ यानी कि ट्रेड यूनियन मानने से इनकार कर दिया। सीधी सी बात है, ट्रेड यूनियन मानने से इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि ना तो वहां नियोजक था कोई, ना वहां कोई कर्मकार था, ना ही इनके बीच के संबंध को विनियमित करने की कोई बात थी, और ना ही किसी तरह के कोई निर्बंधन की बात थी। तो इसलिए ऐसी सोसाइटी ट्रेड यूनियन हो ही नहीं सकती। तमिलनाडु एनजीओ यूनियन बनाम व्यवसाय संघ पंजीयक, इस केस में ऐसा था कि एक ऐसा व्यवसाय संघ यानी कि ऐसा ट्रेड यूनियन बनाया गया जिसमें उपदंडाधिकारी यानी कि सब मजिस्ट्रेट
तहसीलदार और कोष अधिकारी यानी कि ट्रेजरर ऑफिसर को व्यवसाय संघ का सदस्य बना दिया गया और रजिस्ट्रेशन के लिए लाया गया। रजिस्ट्रार ने ऐसे व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रेशन से ही इनकार कर दिया। तब यह मामला पहुंचा न्यायालय और न्यायालय ने कहा कि अगर कोई ट्रेड यूनियन होती है जिसमें उपदंडाधिकारी, तहसीलदार या कोष अधिकारी को ट्रेड यूनियन का सदस्य बनाया जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन से इनकार किया जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को ट्रेड यूनियन का सदस्य बनाने से इनकार किया जा सकता है और अगर यह सदस्य बना दिया जाता है तो उप पंजीयक उनको ट्रेड यूनियन मानने से या रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है। कारण ऐसे व्यक्ति न तो नियोजक है और न ही कर्मकार है, दोनों ही श्रेणियों में नहीं आते हैं। चेमोसिस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम केरल मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन 1988। इसमें कहा कि कोई ट्रेड यूनियन अगर होती है तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वह राज्य नहीं होती। राज्य नहीं होती, ना तो वो केंद्र सरकार के द्वारा बनी होती है, ना वो राज्य सरकार का अंग है और ना ही वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई सहायता लेती है, वित्तीय सहायता लेती है, ना ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किसी तरह का पोषण प्राप्त करती है। इसीलिए ट्रेड यूनियन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते ही नहीं है। और जब ट्रेड यूनियन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में ही नहीं आते तो ऐसी स्थिति में ट्रेड यूनियन के विरुद्ध किसी तरह की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। क्योंकि रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? रिट उन्हीं के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिनके विरुद्ध मूल अधिकार हो। और मूल अधिकार किनके विरुद्ध होते हैं? जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। चूंकि ट्रेड यूनियन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती ही नहीं है, इसलिए ट्रेड यूनियन के विरुद्ध किसी भी तरह से कोई भी रिट जारी करी ही नहीं जा सकती। अब देखते हैं धारा 2 का परंतुक। धारा 2 के परंतुक में लिखा गया है, परंतु यह अधिनियम भागीदारों के बीच के उनके अपने कारोबार के किसी करार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो नीचे लिखा है ना, प्रभाव नहीं डालेगा, उसको सबके साथ पढ़े। भागीदारों के बीच के उनके या उनके अपने कारोबार के किसी करार पर प्रभाव नहीं डालेगा। पार्टनरशिप जो है वो ट्रेड यूनियन नहीं है, तो उनके बीच में, पार्टनर के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो उसका ट्रेड यूनियन के इस एक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भागीदार जो होते हैं वो एक तरह से नियोजक तो हो सकते हैं, लेकिन उनका अपना अलग व्यक्तित्व भी है। वहां वो नियोजक की हैसियत से नहीं, भागीदार की हैसियत से अगर वो कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसके ऊपर ट्रेड यूनियन के अंतर्गत मामले को नहीं लाया जा सकता। किसी नियोजक और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच नियोजक के बारे में किसी करार पर, नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच नियोजन के बारे में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, यानी कि दूसरे शब्दों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयड पर्सन के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसके ऊपर भी इस एक्ट का या इन परिभाषाओं का असर नहीं होगा या इन परिभाषाओं का प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है, क्योंकि नियोजक और कर्मकारों के बीच में होता है। नियोजक द्वारा नियोजित व्यक्ति अगर कोई है और वो कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता, वो मैनेजर हो सकता है या कुछ और है, कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता, तो उसके बीच का विवाद ट्रेड यूनियन में नहीं लाया जा सकता। किसी कारोबार की गुडविल के विक्रय के या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प में शिक्षण के प्रतिफल स्वरूप किसी करार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कोई भी कारोबार है, उसकी गुडविल को बेचा जा रहा है या उसमें व्यापार, गुडविल को बेचा जा रहा है लेकिन व्यापार को नहीं बेचा जा रहा, जो उद्योग है वो वैसे ही पहले की तरह चल रहे हैं। या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प के शिक्षण के प्रतिफल स्वरूप कोई करार पर, जिसमें ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कोई वृत्ति यानी कि बिजनेस से संबंधित कोई डील हो रही है, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कोई डील है, या शिक्षण के प्रतिफल स्वरूप कोई भी एग्रीमेंट या डील हो रही है, तो उसके ऊपर कोई भी असर इन परिभाषाओं का नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा। बाकी जगह यह अधिनियम अपना प्रभाव रखेगा जहां इस अधिनियम में
वर्णित है। इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर 25वां वीडियो लेक्चर और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर दूसरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।